नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कोडीन कफ सिरप, जी कोडीन कफ सिरप पर आज यूपी विधानसभा में चर्चा हुई। सीएम योगी ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। सीएम ने कोडीन केस में सपा कनेक्शन की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर माफिया का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ता है। सीएम के आरोप पर समाजवादी पार्टी में हंगामा हो गया, उसने हंगामा किया भी। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोडीन सिरप यूपी में राजनीति का मुद्दा बन चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। कोडीन केस में हो रही सख्ती से कुछ बड़े लोग सवालों में हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कोडीन केस में आरोप लगा रहा है। भाजपा कह रही है कि माफियाओं का लेना देना समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार की छत्र छाया में ये पूरा षड्यंत्र चल रहा था, कॉकस चल रहा था। ऐसे में सवाल है कि कोडीन केस में पर्दे के पीछे क्या सफेदपोश लोग एक्टिव हैं? क्या इसमें तमाम बड़े बड़े लोगों के भी नाम सामने आएंगे? क्या समय से कार्रवाई की वजह से यूपी में बड़ी अनहोनी जो हो सकती थी वो टल गई? जिन मुनाफाखोरों ने जान की कीमत नहीं समझी, उन पर सख्त कार्रवाई आखिर कब होगी और क्या होगी? और भी कई सवाल हैं ताल ठोक कर जिन्हें उठाएंगे आज की डिबेट में अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। मैं उनका चेहरा आपको दिखाऊं, उनका नाम बताऊं, उनका इंट्रोडक्शन दूं, उनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। 2 मासूम बच्चों रौनक और सोहन ने ये कोल्ड सेप पिया और एक रौनक की मौत हो गई। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। समाजवादी पार्टी जानती है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को तबाह किया है। बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। अरे बैठिए, अरे माननीय अरे बैठिए, आई है 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। कहीं न कहीं कोई न कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। कालाबाजारी का मुख्य केंद्र खुद को विश्व का सबसे बड़ा नेता कहलाने वाले प्रधान सांसद का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज कौन कौन हमारे साथ पैनल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल रहेंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा हैं। प्रशांत रायकवार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। और यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी का शासन है और यहाँ पर इस तरीके से नशाखोरों की माफियागिरी चल रही है। अनुराग भदौरिया, अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त होता तो फिर ये कॉकस पकड़ा नहीं जाता। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफियाओं का संबंध समाजवादी पार्टी से निकलता है, उनका कनेक्शन जाकर के अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ता है। मैं तो आपके टीवी चैनल पे साफ साफ कहता हूं ना, जिनका कनेक्शन निकला है, जिनको पकड़ा है, उन पे बुलडोजर चला देना उनके घर पे। उनके यहाँ बुलडोजर तो नहीं जा रहा है। क्या बुलडोजर ने भी वो कफ सिरप पी लिया है जो ऊँग रहा है? नशे में है कहीं?
एक दिन कहीं कहीं वो अपना ऊँगने उग रहा है, उसको ध्यान ही नहीं आ रहा है, हम लोग चिल्ला रहे हैं तब भी नहीं ध्यान आ रहा है, तब भी वो सो रहा है, ऊँग रहा है, उसके कान में जाके चिल्ला रहे हैं तब भी नहीं बुलडोजर सुन रहा है। इसके मतलब बुलडोजर किसकी बात सुनता है? यही तो जानना चाहते हैं हम। तो कह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी से बांसुरी बजाइए, आप बांसुरी अच्छी बजाते हैं, तो कार्रवाई तो ठोक नहीं ठोक के होनी चाहिए ना कार्रवाई। कार्रवाई तो नहीं हो रही है, और वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर सो जा रहा है, आवाज दे रहे हैं तो सो रहा है, ऊँग रहा है, नींद में है। भाई वैसे तो खट से जग जाता है, किधर जाना है कहाँ जाना है तुरंत तैयार हो जाता है, आंखें खोल के एकदम तुरंत दौड़ पड़ता है बुलडोजर। अभी बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ले जाओ ना बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूँ अगर समाजवादी पार्टी का तो जाइए, बुलडोजर चलवा दीजिए उसके ऊपर में। क्यों नहीं चलवा रहे हैं आप बुलडोजर? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी बचने का रास्ता खोज रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों पे कार्रवाई से बच रही है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं हमारे लोग उसमें शामिल हैं तभी तो नहीं बुलडोजर जा रहा है। और जिन लोगों को पकड़ा भी है उनके यहाँ भी तो नहीं गया। इसलिए कहते हैं ना, लेबल पे तो रिलीव लिखा था लेकिन अंदर लापरवाही भरी हुई थी। सवाल ये है अब उस पे वो लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कहते हैं ना कि बच्चे भरोसे से दवा पीते रहे और जिम्मेदारी फाइलों में सोती रही। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? हम तो कह रहे हैं ना कि भाई इतना बड़ा, देखिए आदमी जिए तो जिए कैसे, एक गाना था ना, जिए तो जिए कैसे। भाई दवा पीते हैं तो डुप्लीकेट आ रही है, हवा जहरीली है, अब बताओ आदमी कैसे जिए? हवा भी साफ नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का अगर डुप्लीकेट कफ सिरप बिकेगी तो आदमी जिएगा कैसे? मैं समझ गया आपका कंसर्न। सवाल उठाते हैं तब जगते हो। ये ठीक है, राकेश त्रिपाठी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया लौटता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी, फंसा दिया आपको अनुराग भदौरिया ने ये कहकर कि अगर माफियाओं का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है तो बुलडोजर ने भी क्या वो कफ सिरप पी लिया है? बुलडोजर भी क्या मदहोश है? बुलडोजर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? मदहोशी कैसे आती है, कौन कौन सी साम वाली दवाई पीने से आती है, ये अखिलेश जी इसके जानकार हैं। चुनावी सभाओं में इस बात का वादा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो साम वाली दवाई सस्ती कर देंगे। तो कौन सी दवा पीने से मदहोशी आती है? अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी के नेता ये सब इसके जानकार लोग हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्टता से कह रहा हूं, जो बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर भी रखी कि इस मामले में 225 नामजद हैं, जिसमें से 78 की गिरफ्तारी हुई है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार है। हाँ। जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर, मेरे तुम्हारे के आधार पर कार्रवाई नहीं रुकती है। जो कार्रवाई की जद में आएगा वो तुम्हारा हो या मेरा हो, इस बात की परवाह नहीं होगी। वो किस जाति का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस पार्टी से जुड़ाव है, इन बातों की परवाह नहीं होगी। लेकिन राकेश जी, इस बात का जवाब तो बनता है कि बुलडोजर कहां है और अब तक बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर बुलडोजर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला अब तक? नहीं, बिल्कुल चलेगा अनुराग जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरे आश्वस्त करके कह रहा हूं कि जिनके भी इस प्रकार के अवैध धंधे हैं और इन अवैध धंधों से कोई आलीशान अट्टालिकाएं बनाई गई हैं तो निश्चित तौर पर उन पर बुलडोजर भी चलेगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाइयां होंगी। ये बच्चों की जान से जुड़ा हुआ मसला है और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का के धंधे में लिप्त है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई और होते हुए दिख रही है। ये केवल जबानी जमा खर्च नहीं है, 78 लोगों की गिरफ्तारी इस बात को इंगित कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, मैं तो दावे के साथ कहूंगा, एक एक घटना का जिक्र करके बता दूंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जहरीली शराब से लोगों की जान जाती थी और जहरीली शराब के ठेके चलवाने का बाकायदा धंधा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर के सर वो ठेके थे, हमने गिरफ्तारी राकेश जी, वो ठेके थे, ये दवा है। राकेश जी गंभीरता को समझिए, वो ठेके थे, ये दवा है। दवा के नाम पर नशाखोरी हो रही है, दवा के नाम पर रैकेट चल रहा है। बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम शामिल हो सकता है, रसूखदार लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं, नेता इसमें लिप्त हो सकते हैं। नहीं, इसीलिए तो इसको लेकर के पूरी एसआईटी बनाई गई है, इसीलिए इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 78 गिरफ्तारियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली नहीं है। सरकार इस पूरे मामले में जितनी कठोरतम कार्रवाई की अपेक्षा है वो सारी कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया, ऐसा स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी इतनी चिल्ला क्यों रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चोट गंभीर लग गई है। कोई क्या चोट गंभीर लगी है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि योगी जी ने भी सुनाया था, वो शेर सुनाया था उन्होंने, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। वही तो कह रहे हैं, लेवल पे रिलीफ लिखा था, अंदर लापरवाही भरी थी और कह रहे हैं हम दवा की बात कर रहे हैं, ये ठेके में घुस गए। अरे भैया ठेके में मत घुसो,
अभी शाम नहीं हुई जो अभी से आप ठेके में घुसने लगे, थोड़ी शाम होने दीजिए। अभी दवा की बात हो रही है जिससे जिंदगी दाव पे लगती है, जिंदगी मौत दाव पे लगती है। आप ठेके में कम घुसो, ठेके में सरकार ज्यादा घुस रही है, सब देख रहे हैं कि कितने ठेके आपने खोले हुए हैं। हाँ, तो ठेके के चक्कर मत रहिए। ये दवा का मामला है, ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा का मामला है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये दवा का मामला है। और दवा में आप कह रहे 275 लोग नामजद हैं, 78 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मतलब 50% भी नहीं गिरफ्तार कर पाए। और 40% में तो फेल माने जाते हैं ना, ये तो मानते हो नहीं मानते हो? एग्जाम तो दिया होगा कभी कि नहीं दिया? अगर 40% में आजकल फेल माने जाते हैं, 50% में क्वालिफाई होता है आदमी एग्जाम के लिए, तो आप तो 40% भी नहीं पास कर पा रहे हो और कह रहे हो इतनी तेजी से कह रहे हो कि हमने 275 नामजद है उसमें 78 गिरफ्तार कर लिए। अरे अब तक तो सारे के सारे गिरफ्तार होने चाहिए, लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है और इसमें ठोस कार्रवाई होगी, बुलडोजर चल जाना चाहिए क्योंकि लोगों की बच्चों से जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। अब बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला को इतने हल्के में ले रहे हैं कि 275 में हमने 78 गिरफ्तार किए। अब तक 275 गिरफ्तार हो गए, जेल के अंदर होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। आपको पता है एक बच्चे की अगर किसी प्रकार से बच्चे की मौत होती है, किसी के घर से अगर एक चिराग, अच्छा ठीक है, तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। डॉक्टर ये हमारे साथ प्रशांत रायकवार भी है। अच्छा ठीक है, ठेके से बाहर निकलिए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं दोनों के पास आता हूँ। जुड़ा मामला नहीं है, ठीक है, मैं आता हूँ। रायकवार जी हमारे साथ प्रशांत रायकवार जी। प्रशांत रायकवार जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी का ये इल्जाम है कि माफिया संरक्षण का ये एक ताजा तरीन उदाहरण सामने आया है उत्तर प्रदेश में, और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हमने कार्रवाई इसलिए की कि हम प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। तो ये हमारा नशा मुक्ति अभियान का एक हिस्सा है, जिस तरीके से हमने ये पूरा तंत्र पकड़ा है जो कफ सिरप के नाम पर नशाखोरी करता था, नशाखोरी का कारोबार करता था। धन्यवाद अनुराग जी और पैनल में सभी को प्रणाम। और थोड़ा समय दीजिएगा, ये जो पूरा मामला है ये अक्टूबर से शुरू हुआ, भी दिसंबर चल रहा है। मामला निकल के आया था मध्य प्रदेश में जब कुछ मौतें हुई थी, और मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की कफ सिरप चल रही थी, एक तो जो मिलावटी कफ सिरप थी और दूसरा जिससे नशाखोरी हो रही थी। फिर जब उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी मिली और मुद्दा उठा मीडिया में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने छापेमारी की और जो मुख्य अभियुक्त निकल के आए हैं वो इस समय अनुराग जी दुबई में बैठा हुआ है शुभम जायसवाल, उनके पिताजी भोला जायसवाल सुपर स्टॉकिस्ट हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। और अमित सिंह टाटा और आलोक प्रताप सिंह जो एक पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस का कर्मचारी था, राकेश भैया जानते होंगे, उनकी कोठी भी लखनऊ में एमा मऊ में है 7000 स्क्वायर फीट की, ईडी ने छापा डाला। विपक्ष की सीधी सी मांग है अनुराग जी कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसमें सरकार की विफलता है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। राज्य के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे FSDA खाद्य सुरक्षा विभाग, फिर नारकोटिक्स ब्यूरो, फिर पुलिस। इस प्रकार का मल्टी स्टेट जो स्कैम चल रहा था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिस्ट 4-5 जिलों में थे और इतने। तो आबकारी विभाग ने तो कंटेनर पकड़े थे, आबकारी विभाग ने ही तो रायकवार जी कंटेनर पकड़े थे। अनुराग जी, मौतों के होने के बाद मध्य प्रदेश में मामला जब मौतें हो गई, मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठने लगे मीडिया के द्वारा और विपक्ष के द्वारा, तब ये कार्रवाई हुई। सरकार का काम होता है कि सतत प्रक्रिया में, और ये जो कफ सिरप है मैं आपको फिर से बता दूं, ये शेड्यूल H ड्रग है। शेड्यूल H ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तब वो अवेलेबल होती है, वो ऐसे कहीं पे आपको किसी भी ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे आप नहीं ले सकते। तो शेड्यूल H ड्रग को FSDA क्या कर रहा था, ये स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कर रहा था, क्यों खोया हुआ था वो, और वो भी इस समय जब प्रदूषण की इतनी मार है और जिस प्रकार की लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस का समय चल रहा है, दिवाली के बाद का समय था ये अक्टूबर का, और उस समय इस तरह से कफ सिरप का वितरण होना और इस प्रकार से उसका इस्तेमाल होना नशे के लिए, ये सरकार की अक्षमता है और इस सरकार की क्षमता को स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात दूसरी, विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल का पूरा अधिकार बनता है कि विधानसभा में जनता से जुड़ी समस्या उठाए। इसके लिए नियम 56 में समाजवादी पार्टी ने वहां उठाया मुद्दा और विपक्ष को वहां मौका दिया जाना चाहिए और सरकार को विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए कि हमने क्या कार्रवाई की। यही बात जो राकेश भैया यहाँ बता रहे हैं, यही बात राकेश भैया की सरकार को, ब्रजेश पाठक जी को, मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के पटल पर रखनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, नहीं मैं आता हूं आपके पास, अभी धन्यवाद मत कीजिए, अभी आता हूं आपके पास। डॉक्टर सतीश प्रकाश, क्या आप भी ये मानते हैं कांग्रेस का जो आरोप है, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस तरीके का पूरा तंत्र पकड़ा जाना सरकार की विफलता है, सरकार का ये एक माफियाओं को संरक्षण है एक तरीके से, इसमें नेताओं के भी नाम आ सकते हैं, अफसरों के भी नाम आ सकते हैं, तमाम सफेद पोश, तमाम रसूखदारों के नाम आ सकते हैं, सरकार उन्हें बचा रही है? नहीं, देखिए अनुराग जी,
अगर देखिए पूरा का पूरा सिस्टम, ये मामला बड़ा अति संवेदनशील इसलिए भी है कि तमाम मासूम जिनको अभी समझ भी नहीं है, और ये मौसम जिस तरह का है, इस मौसम में आप किसी भी समय में देखेंगे जितना पॉल्यूशन है, चलिए पॉल्यूशन के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, ये मौसम ऐसा होता है कि आमतौर पर बच्चे खांसी जुकाम इन तरह की बीमारियों से अफेक्ट होते हैं। और 2 महीने हो गए, 2 महीने में सरकार ने इस बात को इसलिए भी गंभीरता से नहीं लिया कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कहीं ना कहीं इस तरह की ड्रग्स के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये मामला 2 महीने का नहीं है, अब से 2 साल पहले याद सतीश जी मामले की गंभीरता को समझते हुए सतीश जी से केवल बच्चों तक सीमित मत रखिए। मैं जब कह रहा हूं कि नशे का कारोबार, तो आप ये समझिए कि सिर्फ बच्चों को दिया जाने वाला कफ सिरप नहीं था। बच्चों को ये कफ सिरप तब दिया जाएगा जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इसका बाकायदा इस्तेमाल नशाखोरी के लिए हो रहा था। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझिए ना। देखिए ये जिस तरह की घटना है, अभी जो आरोपी है, एक नया चलन तय हो गया ना भारत में। अपराध करने वाले लोगों का ये भी एक नया चलन पैदा हुआ है कि अपराध करो और विदेश भाग जाओ। शुभम जायसवाल कई महीने से दुबई में बैठा है, और सरकार की अगर ये बुलडोजर वाली नीति, जिसको ये बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग अगर कहेंगे तो आपका बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहां से कहीं ना कहीं आपकी राजनीति अफेक्ट हो रही है तो आपका बुलडोजर, ये लोगों के मन में सवाल है। मेरा कहना यह है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, और इसमें सुनिए, इसमें 2 ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं। 13 जिलों में 177 जो फर्में हैं जो बंद पड़ी थी, बाकायदा उनके नाम पर 2.25 करोड़ जो शीशियां हैं वो बाकायदा रांची में सप्लाई की गई, जिनको आप बांग्लादेश में भी भेजना चाह रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बहुत गंभीरता से करना चाहिए। और ये मामला हमारा भारत का दुर्भाग्य ये है कि तमाम सिस्टम, तमाम मशीनें तभी काम करती हैं जब दुर्घटना हो जाती है। बाकायदा भारत ड्रग्स एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है समय समय पर जो भी भारत में ड्रग्स बिक्री है उनकी जांच करना। अब उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या दुर्घटना घटने से पहले कितने सैंपल लिए गए। मध्य प्रदेश में जब बच्चों ने अपनी जान गंवाई तभी सरकार को लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब मामला अगर अपराध नहीं होता, अपराध होने से पहले ही मामला होना चाहिए था ना, तो ये इसलिए गंभीर हो जाता है। बच्चों को लेकर के मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग मासूम होते हैं। मैं समझ गया रोहित अग्रवाल, यार थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सरकार को डिफेंड करना। अब जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ कफ सिरप का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तंत्र है, ये एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है जो नशे के कारोबार को फैलाने में लगा था। देखिए यूपी से बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि बांग्लादेश में इस सिरप की तस्करी की जा रही थी नशाखोरी के लिए। सरकार के नाक के नीचे ये तंत्र आखिर इतने सालों से चल कैसे रहा था? और अगर चल भी रहा था और पकड़ में भी आ गया तो जाहिर सी बात है, मैं भी अनुराग भदौरिया का सवाल पूछूंगा, कहां है बुलडोजर? हाँ नहीं, ठीक बात है। अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रहे हैं कहां है बुलडोजर। हम कहेंगे कि निरंतर ये सवाल पूछते रहे कहां है बुलडोजर, क्योंकि पलटे ना फिर मंगेश यादव मारा जाएगा तो आंसू बहाने चले जाएंगे, तो कहेंगे अरे गलत चल गया बुलडोजर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कहां है बुलडोजर। अरे पहले तो एक नीति बना लो अपनी कि बुलडोजर का समर्थन करना है कि विरोध करना है। दूसरी बात यह है, संविधान में कोई बुलडोजर की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी आपको डिटेल में बताया, पूरे डिटेल में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। एक एक चीज बताई उन्होंने कि वो जो कन्विक्ट है मेन, वो अभियुक्त विदेश भाग गया है ना, और सरकार उसके बाद भी कार्रवाई कर रही है, हर तरीके की कार्रवाई कर रही है। और डिटेल में मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि 250 में से 78 लोग गिरफ्तार है, बाकियों का सर्च शुरू है। अरे आपके कार्यकाल में किस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, किसी से छुपा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ये कह के हम बच थोड़े जाएंगे रोहित अग्रवाल जी, ये कहकर के आप सरकार को बचा थोड़े पाएंगे। नहीं, देखिए मुस्कान भाई, एक बात साफ है, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है संविधान के दायरे के अंदर। आप अगर खाली ये कह देंगे कहां है बुलडोजर, तो बुलडोजर कार्रवाई भी दिखी जाएगी आपको, इसी में देखी जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई जो होती है वो तब होती है जब आपने अपना अवैध मकान बना रखा हो, जब आपने अपनी अवैध दुकान बना रखी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप नक्शा पास करा के अपना मकान बनाओगे और अपराध करोगे तो आपके घर वालों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। वो जांच होती है, जांच एजेंसी जब रिपोर्ट निकालती है कि हाँ इनका घर अवैध है, इनका घर में नक्शा नहीं पास है, अपराध भी करोगे तो घर गिरेगा। तो लेकिन अगर आपका नक्शा पास है तो आपके घर वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं संभव है ना। परंतु इसमें भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, उसके लिए भी इंतजार करिए। पर मैं ये कहूंगा कि अगली बार जब किसी यादव के ऊपर अगर बुलडोजर चले तो भाई अनुराग भदौरिया यहाँ पे बैठ के घड़ियाली आंसू ना बहाएं
कि जिस तरीके से मंगेश यादव के साथ समर्थन में खड़े हो गए थे। मंगेश यादव ने क्या किया था, डकैती डाली थी ना, और उसके समर्थन में खड़े हो गए थे छाती पीट पीट के। तो स्थितियां साफ हैं कि ये दोहरा चरित्र विपक्ष का दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से, कि विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है। इनके सहयोगी कांग्रेस वाले इनको आईना दिखा रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है। हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि सरकार ने किसको अरेस्ट किया, कौन विदेश भाग गया। ये तो खुद ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल के ऊपर डिटेल में बताया है कि सरकार कार्रवाई कर रही है और संविधान के दायरे में ही कार्रवाई होगी। आप बताइए अनुराग भदौरिया, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि आप ही के साथी आपको आईना दिखा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपके चेहरे पर धूल जमी और आप वो आईना साफ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इनके चेहरे पे धूल जमी, आपको स्थितियां साफ दिखाई पड़ रही है ना, क्या जमा हुआ है। दोनों इनके जो सहयोगी हैं, एक सवाल दोनों में ही बोलूं। अच्छा रोहित जी जवाब ले लूं अनुराग जी का। ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर छाती पीटी। आपने मंगेश यादव का नाम ले दिया, आपने उदाहरण दे दिया। रोहित जी अब फातिया पड़ा है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की मजाक सब जानते हैं, ठीक पड़ा है, वो यहाँ पे बैठ के छाती पीट रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन उससे आप कोडिन कफ सिरप मामले का बचाव नहीं कर सकते। इस पर जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ डिले हो रहा है या अगर उसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आप उन सवालों से बच नहीं सकते। अनुराग भदौरिया, एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं रोहित जी। आपने देखा, अरे बोल रहे हैं, बताइए। कहाँ बोल लो भाई, तुम देखिए आपने एक सवाल पूछा तो देखिए मानसिकता कैसे झलकी पतना। किसी यादव के ऊपर चल जाए तो मत चिल्लाना, ये क्या हो गया। माफिया भी देखा जाता है क्या, यादव है, ठाकुर है, पंडित है, दलित है, यादव के ऊपर ये मानसिकता भाई। भाई मैं रोहित जी आपने कह ली अपनी बात, या पांचवी बार मंगेश यादव की बात आप पांचवी बार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया सुन भी चुके हैं आपकी बात, ठीक, जवाब दे रहे हैं, अब देने दीजिए जवाब। अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए आपने देखा मानसिकता, देखिए किस तरह से मानसिकता निकल के सामने आई, अंदर चोर कैसे बाहर निकल के आए। किसी यादव पे चलेगा तो मत बोलना। अरे भाई माफिया कोई भी होगा, चाहे किसी जाति हो किसी धर्म का होगा, तो चलना चाहिए ना। हम तो निर्दोष की बात करते हैं कि निर्दोष पे नहीं चलना चाहिए। आज तो याद आ गया सबको कि नहीं संवैधानिक नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे बुलडोजर गलत तरीके से चला था तो 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की थी, नहीं की थी? बताइए, जब इलाहाबाद में चला था तो कोर्ट ने बोला था कि नहीं बोला था कि इसके परिवार को 10 लाख रुपए देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी डिबेट नहीं होती। भाई देखिए अनुराग जी, डिबेट कराना तो रोहित जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप 6वीं 7वीं बार ये जिक्र कर रहे हैं। बात कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। अरे नहीं, आप मजबूर कर रहे हैं कि वो माइक लेवल उतार चले जाएं। नहीं गलत बात है। अनुराग भदौरिया भागेंगे नहीं इस डिबेट से, अनुराग भदौरिया नहीं भागेंगे इस डिबेट से। रोहित अग्रवाल जी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अनुराग भदौरिया नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें बोलने दीजिए। उनके रहने का तात्पर्य तभी है जब वो बोल पाए और हम उन्हें सुन पाए। बंद कीजिए ना, ऐसे पूछेगा जरूर मंगेश यादव मेरे बीच में बोल के बड़े प्रवक्ता बनना चाहते हैं। दिक्कत ये है, सवाल ये है कि हम तो उनके बीच में, यहाँ सभी बड़े प्रवक्ता और बड़े गणमान्य लोग हैं। अच्छा, ये गलतफहमी आपको हो गई है कि आप बड़े प्रवक्ता हैं? नहीं आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आप बड़े। अच्छा रोहित जी शांत हो जाए, रोहित जी शांत हो जाए, वो चुटकी ले रहे हैं। ठीक है, अब गंभीर मसला है, गंभीर हो जाते हैं। गंभीर मसला है, गंभीर हो जाते हैं। रोहित जी गंभीर मसला है, गंभीर हो जाते हैं। रोहित जी गंभीर मसला है, गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया बात खत्म कीजिए, मैं राकेश जी का रुख करता हूं। आप देखिए, आप देखिए, मैंने आपसे बोला कि देखिए किस तरह से इनकी मानसिकता निकल के आई कि यादव के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो चीखना मत, चिल्लाना मत। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी अपराधी होगा, चाहे यादव हो, चाहे किसी और बिरादरी का हो, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, दलित हो, या किसी धर्म का हो, अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात, हमने बोला कि अगर आज बुलडोजर संवैधानिक नजर आने लग गया, क्या बुलडोजर गलत तरीके से नहीं चला था जब हाईकोर्ट ने कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी लगातार बुलडोजर का दुरुपयोग किया था कि नहीं किया था? आज बुलडोजर क्यों सो गया है? आज बुलडोजर क्यों नहीं गरज रहा है? आज बुलडोजर की आवाज क्यों बंद हो गई है? उसने क्यों करप्शन पी लिया है बुलडोजर ने? क्योंकि बुलडोजर नहीं चलना चाह रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ लोगों को बचाने की कवायद चल रही है। बुलडोजर अब तक चल जाता था, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया को ये लोग अपनाते थे। आज बुलडोजर नहीं चल रहा, इसलिए सवाल ये कहते हैं बार बार समाजवादी पार्टी की, चलाओ ना बुलडोजर। मैं तो कहता हूं
जो बच्चों से जुड़ा मामला है, जहां बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, जहां लोगों की जिंदगियों का सवाल है, वहां पे हम लोग कोई समझौता नहीं करते हैं और ना हम लोगों ने कभी समझौता किया है। हम हमेशा न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और डंके की चोट पे आवाज उठा रहे हैं। कप सिर्फ पीने वाले बच्चों में क्या बच्चे किसी जात के धर्म के, लेकिन आप कह रहे हैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करते, इस पर मुझे आपत्ति है। गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वो समाजवादी पार्टी सरकार में अनियंत्रित हुआ था और सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। वो भी मासूमों की जान से जुड़ा हुआ मामला था जिसके अब मामले नहीं आते। तो कम से कम ये मत कीजिए, कहिए, मतलब झूठे तथ्य मत रखिए। मैं आपके सवाल से, मैं आपका सवाल लगातार उठा रहा हूं। कभी नहीं, वो एक बीमारी थी और बीमारी पे काबू करने के लिए साइंटिस्ट और सारी दवाएं की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये थोड़ी कि आप डुप्लीकेट दवा दे देंगे और लोगों की जिंदगी से खेल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो एक बीमारी, जिसे वहां बीमारी आती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन आप दवा डुप्लीकेट बिकने लग जाएगी और हम उनमें बचाने की कोशिश करेंगे। उस पर चर्चा अगर विधानसभा में हो रही है, ये चिंता की बात है। सरकार को ठोक के कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अरे बच्चा किसी भी पार्टी का नहीं होता, बच्चा किसी जाति का नहीं होता, बच्चा किसी धर्म का नहीं होता, हिंदुस्तानी बच्चा होता है। हमारा आपका बच्चा है, हमारी आपकी जिंदगी है। उसमें चर्चा अगर हो रही है तो ये चिंता की बात है। उसके लिए हमें आके लड़ना पड़ रहा है, ये चिंता की बात है। अरे एक घर का बच्चा किसी का जाता है ना, चिराग बुझता है ना, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है और हमें चर्चा करनी पड़ रही है। चिंता की बात है। रुकिए राकेश, ठीक है, राकेश उपाध्याय से पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी से इसका जवाब ले लूं। जीरो टॉलरेंस कहां गया योगी जी का? जीरो टॉलरेंस कहां गया? सीधा सा सवाल है। देखिए अनुराग जी, आपकी इस डिबेट की आज कई क्लिप्स संजो करके रखने की योग्य है, काम आएंगी, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने आज डंके की चोट पर कहा है बार बार अपराधी है तो उसके आप बुलडोजर चलना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जी न्यूज की इस क्लिप को सजो कर रखा जाए, क्योंकि बार बार इसके उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही बुलडोजर अभी चलना प्रारंभ होगा ना, छाती पीटते हुए यही अनुराग भदौरिया आपको अभी नजर आएंगे कि देखिए संविधान की हत्या हो रही है। चला था ना बुलडोजर मोहित के यहां, आज बच्चे की जाति, आप कह रहे हैं ना कि बच्चे की कोई जाति नहीं होती है। अरे बच्चे की जाति तो पिछड़ी थी, अति पिछड़ी जाति थी, लेकिन उसके बावजूद मोहित ने जब उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया, अरे समाजवादी पार्टी का भी तो यही आरोप है कि सजातियों को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, सजातियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब आप जाति बीच में ले आए राकेश उपाध्याय, तो ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये भी आरोप है समाजवादी पार्टी का कि कोडिन कफ सिरप मामले में सजातियों को बचाने की कोशिश कर रही सरकार। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं, 78 जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें जातियां खोज लीजिए। ये अनुराग भदौरिया को लिस्ट दे दीजिए, ये बैठ करके खोजे कि किस किस जाति के लोग, कौन कौन लोग गिरफ्तार किए गए। जाति से परे होकर के अपराध के आधार पर कार्रवाई करने का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का है और इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर जनता ने मुहर लगाई है और जनता ने पास किया है। जनता ने बारंबार विश्वास किया है योगी आदित्यनाथ सरकार पे, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है अपने काम के आधार पर और जनता की अदालत में हर बार इसीलिए जीत करके आते हैं। और समाजवादी पार्टी पिट कर आती है क्योंकि मरसियां पड़ती है, फातिहा पड़ती है, जाकर के मातम मनाती है। याद करिए ना कि कैसे के बेटे का हुआ था, पीटने वाले आप नहीं है, पीटने वाली जनता है। राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने पीटा है तो वो जनता ने पीटा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पीटा। मैं अनुराग भदौरिया आता हूं। राकेश उपाध्याय जी से एक बहुत अहम सवाल, और इसके लिए राकेश त्रिपाठी, इस सवाल के लिए आप भी तैयार रहिएगा। मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं कि आप जवाब तैयार कर लें अपना। मैं आपसे राकेश उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका यह आकलन पूछना चाहता हूं कि कोविड काल में आपदा को अवसर बनाया इस शुभम जायसवाल ने। ये एक छोटा सा दवा सप्लायर हुआ करता था और ये अब इतना बड़ा आदमी हो गया कि दुबई तक इसने अपना कारोबार फैला लिया और खुद भी अब दुबई में जाकर के छिपा हुआ बैठा है। सवाल ये उठता है कि खबर ये भी आ रही है कि पूर्वांचल के एक बाहुबली को इसने अपना गॉडफादर बनाया। अब 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये कैसे फल फूल गया? ये शुभम जायसवाल एक मामूली दवा सप्लायर से इतना बड़ा कारोबारी कैसे बन गया कि नशे के कारोबार का ये किंगपिन बन गया? जब सिस्टम फेल रहता है तो तमाम कुकुरमुत्ते इसी तरह उग आते हैं और सिस्टम के कचरे पर ही पैदा होते हैं। कुल मिलाकर जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की रही है, दवा का सवाल है, नदियों का सवाल है, पोल्यूशन का सवाल है, अनाज घोटाले का सवाल है, NRHM का सवाल है, पूरा सिस्टम पिछले 30 साल से आप देख लीजिए, भयंकर उसको जैसे पैरालिसिस की बीमारी हुई हो और जकड़ा हुआ था, सेंट्रलाइजेशन का शिकार था। वो सेंट्रलाइजेशन कम अधिक आज भी कायम है। जब जब आप सेंट्रलाइज्ड होकर फूड एंड ड्रग की जो एजेंसीज हैं जांच करने की,
वो आखिर क्यों शांत बैठी रहती हैं? अरे ये इंटरनेशनल पूरा नेटवर्क चल रहा है। गाम्बिया में 66 बच्चे मरे, उज्बेकिस्तान में मरे, इंडोनेशिया में हलचल मच गई। पूरे भारत की छवि का सवाल है कि हमारी जो मेडिकल कंपनीज हैं और यहाँ की जो एजेंसियां हैं दुनिया भर में जहरीली दवा की सप्लाई कर रही हैं। तो इस समय की जो सरकार है उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। और जब आप कार्रवाई करें तो दिखाई भी पड़े कि आप कोई पक्षपात नहीं कर रहे, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, नहीं तो आपका इकबाल समाप्त हो जाएगा। और एक बार इकबाल अगर शासन का समाप्त हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया आपने रोकी है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता और ना कोई इलेक्टोरल इसका इशू है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि नदियां जहरीली हो गई हैं। पूरा आर्सेनिक जो है बनारस से लेकर बलिया तक गंगा में फैला हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? पीने का पानी जहरीला हो गया है, आपका जो कीटनाशक छिड़का जा रहा है खेतों में, खेत जहरीले हो गए हैं। इवन जौनपुर में तो 2 गांव हैं जहां बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम ही डिफेक्टेड पैदा हो रहे हैं। केरल में यही हो रहा है। तो ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सेंट्रल एजेंसीज भी जिम्मेदार हैं, स्टेट रेगुलेटरी एजेंसीज जिम्मेदार हैं, मंत्रालय जिम्मेदार हैं। और खुले तौर पर जैसा पुराने समय में किसी को इसमें कुछ ढका छुपा नहीं है। अगर मायावती जी अखिलेश के समय में भ्रष्टाचार चरम पर था तो आज कोई ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। जो एजेंसीज अपना काम करती हैं ये पैसा लेकर के आज भी उसी तरह आंख मूंद लेती हैं। इनके ऊपर कब कड़ी कार्रवाई होगी? ये अफसर बेकाबू क्यों हो जाते हैं? इसका सबको आत्मचिंतन करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसका आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राकेश त्रिपाठी, मैंने आपसे कहा था कि यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आखिर एक मामूली दवा सप्लायर से शुभम जायसवाल इतना बड़ा तस्कर, ड्रग माफिया, इतना बड़ा किंग पिन कैसे बन गया? 2017 से योगी जी की सरकार है जो दावा करती है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। देखिए अनुराग, किसी सवाल को नाम टाल रहे हैं ना, किसी सवाल से बच रहे हैं ना, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर आज इन बातों का विस्तार से जवाब दिया है। 79 मुकदमे इस मामले में दर्ज किए गए हैं। अगर सरकार लापरवाही कर रही होती, सरकार बचाना चाह रही होती तो मुकदमे ही दर्ज न करती। सरकार अगर बचाना चाह रही होती तो 225 लोग नामजद न हुए होते। सरकार बचाना चाह रही होती तो 78 लोगों की गिरफ्तारियां न हुई होती। सरकार अगर बचाना चाह रही होती तो जो किंगपिन जिसको कह रहे हैं उसके परिजनों को आज गिरफ्तार करके जेल के पीछे न भेज दिया होता और सबकी गिरफ्तारियों के लिए लगातार छापेमारी न चल रही होती। इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का प्रयास न होता अगर सरकार बचा रही होती, सरकार की सरपरस्ती में चल रही होती। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको और पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आएंगे। पूरी गंभीरता से, कठोरता से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। हम बचाने वाले नहीं है, इसमें से किसी को भी बचाने वाले नहीं है। इस बात को पूरी जवाबदेही के साथ कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं उस पर जनता भरोसा करती है क्योंकि हमने हमेशा करके दिखाया है। वरना कैसे माफियाओं को संरक्षण समाजवादी पार्टी के सरकार के समय मिलता था, ये बात किसी से छुपी है क्या? ये छुपा हुआ है कि कैसे एनआरएचएम घोटाले के बाद उत्तर प्रदेश में कैसे सीएमओ को दिन दहाड़े एक के बाद एक लखनऊ के सीएमओ को भून दिया गया, कैसे जेल के भीतर एक डिप्टी सीएमओ की हत्या कर दी गई। क्या ये सारी बातें छुपी हुई है? एनआरएचएम जैसे घोटाले आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं होते। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ करता था, कैसे उत्तर प्रदेश का अनाज बांग्लादेश तक बिका करता था, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। सपा और बसपा की सरकारों ने इस पूरे तंत्र को खोखला बनाकर रख दिया था। आज भी जहां कहीं लूपहोल्स मिलते हैं, जैसे ही जानकारी में आती है तुरंत ही कठोरता से कार्रवाई करते हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज इतने सारे अलग अलग कार्रवाइयां करके एक माइलस्टोन खड़ा करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जो बातें राकेश उपाध्याय जी निर्मम मीमांसा की है, मैं हम उसको माथे लेते हैं। आप जितनी आलोचनाएं करेंगे हमको कार्रवाई करने का उतना ही मादा बढ़ेगा, साहस उन्होंने कोई भी तथ्य गलत तो कहा नहीं। ऐसे तंत्र पर आक्रमण करने का काम करेंगे। ठीक है, गिना दिया कितने नामजद मुकदमे हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। अनुराग भदौरिया, तो मुझे लगता है कि यह भी एक संतोषजनक उत्तर है कि ठीक है कि मामला पकड़ा गया, उसके बाद कार्रवाई भी अब तेजी से हो रही है। देखिए, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद मान लिया, माना हमने कि थोड़ी देरी हो गई, माना कि हमने थोड़ा तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये माना जो होता है ना, इन माने में कई जानें छुपी होती हैं और एक जान की पता किसी की एक जान जाती है तो उसकी हालत क्या होती है। ये माना हमने अभी और हमें इस पे कार्रवाई करनी बाकी है, ये माना जो है ना, ये माना सब बर्बाद कर देता है। और आप इतिहास की बातें कौन करता है पता है? झूठे इतिहास की बातें वो लोग करते हैं जो भविष्य की बात और वर्तमान की बात छुपाना चाहते हैं। आप वर्तमान की बात छुपाना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस तरह से कोविड, जिस तरह से यहाँ कोडिन माफिया पैदा हो गए, जिस तरह से यहाँ पे किस तरह से कोडिन सिर्फ जिस तरह से बिकी चारों तरफ, इस बात को आप छुपाते रह गए।
आपको आपकी नींद खुली कब? जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, जब विपक्ष जागा, जब मध्य प्रदेश में बात उठी और बात हम लोगों ने तेजी से उठाई कि भाई ये कफ सिरप डुप्लीकेट क्यों बिक रहा है, तब सरकार जगी है। सरकार ने अगर पहले ही ठोक के कार्रवाई कर दी होती, सरकार का मतलब क्या होता है? एक मजबूत सरकार का मतलब होता है घटना घटने के पहले ही कार्रवाई हो जाए। जब वो धंधा इतने दिन से चल ही रहा था वो, तो फिर आपने इतने दिन से धंधा चल रहा था तो आपकी लोकल पुलिस क्या कर रही थी? लोकल आपका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? जो आपका ड्रग डिपार्टमेंट होता है वो क्या कर रहा था? इतने दिन तक क्यों नहीं पकड़ पाए? जब नहीं, यहाँ बात जब तेजी से खुली, जब मध्य प्रदेश से खुलते खुलते हम लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, तब आप जागे हो। इसके मतलब आप जागते बहुत लेट में हो, तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। अनुराग जी मुझे क्षमा करिएगा, जब ये जांच आगे बढ़ेगी, नहीं जांच आगे बढ़ेगी, वो तो बात की बात है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन कितना नुकसान हो गया, जांच तो पहले हो जानी चाहिए थी। अब तक तो जांच आगे बढ़ के मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए बस आगे बढ़ ही रही है। एक लाइन की बात है, राकेश उपाध्याय जी को सुन लीजिए। एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है, कितने साल से एक लाइन की बात है। इससे पहले रोहित जी एक मिनट, रोहित जी एक मिनट, रोहित जी एक मिनट, पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, ठीक है। जब ये विषय आगे बढ़ेगा, राकेश उपाध्याय, मैं आ रहा हूँ, रोहित जी आ रहा हूँ, राकेश उपाध्याय, और यही विषय नहीं, दिल खोल करके आत्मचिंतन करना चाहिए। जब ये विषय आगे बढ़ेंगे, अक्रॉस पार्टी लाइन घुसेंगे, ये इसके तीर पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शिकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंसियां घोटाला कर रही हैं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को खुश करती रहती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, ये हमारे देश के तस्वीर का सवाल है, दुनिया में हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हमारा चरित्र कहां आकर खड़ा हो गया है, ये हमारे सामने सवाल है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अरे WHO ने अलर्ट जारी कर रखा है पूरे इंटरनेशनली, दुनिया के देशों को कह रखा है कि भारत से जो दवाएं आ रही हैं इसको लेकर सावधान हो जाइए। ये पूरे आत्मचिंतन का सवाल है। हमारे पूरे IAS PCS सिस्टम को सोचना चाहिए, हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए, हम इस देश को, उत्तर प्रदेश को कहां लेकर जा रहे हैं। और अगर सख्त कार्रवाई आप नहीं करेंगे, अगर आप भेदभाव करेंगे, अगर आप किसी को बचाते हैं, तो इससे बड़ा अपराध प्रदेश और देश की जनता के विरुद्ध नहीं होगा। ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अच्छी तरह से बात गांठ लेनी चाहिए। अगर आपको जनता बहुमत दे सकती है, ठीक है, वही जनता आपको गद्दी से नीचे भी लेकर आ जाएगी। वही पीटने वाली बात, जो जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पीटा वो आपको भी पीट सकते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अनुराग जी बड़ी गंभीरता के साथ में साकेत जी की बातों से 100% सहमत हूं कि भारत में चाहे सरकार किसी की भी हो, हम लोगों की मौत का इंतजार करते थे। इन दवाइयों के ऊपर 2 साल पहले बाकायदा उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों ने सवाल उठा लिए थे। 2 साल पहले सरकारें क्यों नहीं चेती? अगर भारत का बहुत बड़ा व्यापार है दवाइयों का इंटरनेशनली, जब आप कोविड के समय में देखेंगे तमाम दुनिया की नजर भारत के ऊपर थी। ऐसे समय में अगर WHO ये कह रहा है कि भारत से जो दवाइयां बन के आएंगी उनकी जांच करो, ये बड़ा गंभीर विषय है और भारत की छवि का विषय है। एक छोटी सी बात और कहूं कि देखिए, इस पूरी बहस के दौरान हमने बाकायदा, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो बाकायदा न्यायालय के सामने ये लिख करके देती है और पूरी सरकार ये आदेश जारी करती है कि किसी भी अपराधी की हम जांच चार्जशीट में नहीं खोलेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि टीवी डिबेट्स में उसी सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले प्रवक्ता लोग अपराधियों की जात बताते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ अपराधियों की जाति नहीं ढूंढनी, अपराधियों का कहीं ना कहीं पार्टी कनेक्शन नहीं ढूंढना, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार चाहती है, सरकार के पास सिस्टम नहीं है, सरकार बुलडोजर चलाना चाहती है, बुलडोजर चलाए, या कोई महत्वपूर्ण ठीक है, समय की कमी है। रोहित अग्रवाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं उनको भी मौका दिया जाए। मैं रोहित अग्रवाल जी को लाना चाहूंगा। रोहित जी, नहीं, ये समस्या है अनुराग जी विपक्ष के साथ कि विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा हो जाता है। अरे आप कहां चक्कर में पड़ रहे हैं? अरे नहीं, ये तो आप पुरानी बात कर रहे हैं। विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा है तो प्रदेश में कहां खड़ा है विपक्ष? उनकी तो सरकार ही चली गई। सरकार तो अब आपकी है। नहीं, बिल्कुल सरकार हमारी है और कार्रवाई भी हम ही कर रहे हैं और नजीर भी हम ही सेट करेंगे। मेरा सवाल रोहित जी ये था कि कार्रवाई की नौबत आई क्यों? एक शुभम जायसवाल मामूली दवा सप्लायर से इतना बड़ा माफिया बन कैसे गया आपकी सरकार में?
ये तो अभी रिपोर्ट आने दीजिए, तब पता चलेगा कि शुभम जायसवाल के किस किस के साथ संबंध है। भाई किस किस के साथ फोटो आई है तो सबने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं इसके पत्ते खुलेंगे अभी कि किसके साथ कितने संबंध हैं, किसके साथ कितने तार जुड़े हुए हैं। और ये जो अभी ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार में बन गया, कि ये पिछली सरकारों के साथ इनका कितना गहरा रिश्ता था, अभी ये खुलेगा ना। रिपोर्ट आने दीजिए, अभी शुभम जायसवाल को वापस आने दीजिए विदेश से, तो ये सब खुलेगा, पूरी तरीके से खुलेगा कि किस तरीके से समाजवादी कार्यकाल के अंदर गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, किस तरीके से समाजवादी 2017 से आपकी सरकार है महाराज। मैं कह रहा हूं इनका संरक्षण, अगर ये संरक्षण देकर एक दवा सप्लायर को माफिया बना सकते हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल तो यही है। सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी बोलिए। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सहयोगी दल हकला रहे हैं। आज हकला इसलिए रहे क्योंकि पास जवाब नहीं। हम कह रहे हैं कोई भी अपराधी हो किसी पार्टी से ठोक के कार्रवाई कीजिए, 8.5 साल से इनकी सरकार है, तो कह रहे हैं कि नहीं किससे संबंध अभी आएगा तो पता चलेगा, अभी जब आएगा तो पता चलेगा। अरे सरकार आपकी है, आएगा जाएगा क्या होता है? आपको तो 5 साल पहले 7 साल पहले पकड़ लेना चाहिए था। अगर ये घटना इस तरह का अगर व्यापार हो रहा था, जब से शुरू हुआ था तो इतने दिन तक घूम क्यों रहा था, व्यापार चल क्यों रहा था, पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं आएगा तो पता चलेगा, आएगा तो आज बेचारे हकला रहे हैं, बेचारे हैं, इनको पता ही नहीं है कि देश के भविष्य बच्चे। ठीक है, मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराध के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस है, तो सरकार को इस सवाल का जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर विपक्ष का संरक्षण माफियाओं को मिल रहा था तो एक माफिया टुच्चे से कैसे अर्श तक पहुंच गया, कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया, कैसे वो दवा सप्लायर से माफिया बन गया विपक्षी पार्टियों के, जैसा कि आरोप लगा रही है सरकार के विपक्षी पार्टियों के, या खुलकर कहूं तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त है और उसके समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ फोटो है। तो आखिर वो कैसे 2021 से लेकर 2025 तक, 2020 से 2025 तक इतना बड़ा माफिया बन गया, जबकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो कहती है कि अपराध हमारे प्रदेश में नहीं पनप सकता, उसके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इसके सवाल के जवाब में सरकार को तैयार रहना चाहिए इसका जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज तमाम पैनलिस्ट का शामिल होने के लिए डिबेट में। ताल ठोक के देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम फिर 5 बजे किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।